आज की वीडियो में हम पोस्टल एनुअल रिपोर्ट 2024-25 को कवर करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए या थ्योरी वाली बुक चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी करने के लिए हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्टल एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के बारे में हाल ही में कौन कौन सी नई चीज़ों की शुरुआत हुई है या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, बहुत सारी अपडेट्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। डाक विभाग किसका हिस्सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का संचार मंत्रालय का हिस्सा है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड चंद्रशेखर पेमासनी इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन की, संचार राज्य मंत्री की, चंद्रशेखर पेमासनी है। दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है कि इनमें कोई अपडेट ना हो, कोई चेंज ना हो, तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना है। डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी। अब जो डाक विभाग है इसका नेतृत्व कौन करता है, इसका हेड कौन है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग के सचिव डाक विभाग का नेतृत्व करते हैं। हु इज़ आल्सो चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। और ये जो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं। ये चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो डाक विभाग है इसका नेतृत्व कौन करता है? सेक्रेटरी या सचिव के द्वारा किया जाता है। और जो डाक विभाग के सचिव होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं। डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट। और विभाग के संचालन को कौन हैंडल करता है? जितने भी ऑपरेशंस हैं या जितने भी संचालन है डाक विभाग के, उनको हैंडल करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल के पास होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसको आपने बड़े ध्यान से रख लेना याद। पोस्टल सर्विस बोर्ड इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग का जो शीर्ष प्रबंधन निकाय है, इनके सबसे ऊपर मैनेजमेंट करने वाला निकाय है, वो कौन है? पोस्टल सर्विस बोर्ड। अब एक चीज़ जो मुझसे गलत हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते समय, वो ये थी कि अब यहाँ पे जो मेंबर होते थे वो कितने थे? 6 मेंबर थे। लेकिन आपने एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार आंसर देना है, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। इट कंप्राइजेस द चेयरपर्सन एंड 7 मेंबर्स। अब इसको आपने अपडेट कर लेना है। पहले 6 मेंबर थे, वर्तमान में पोस्टल सर्विस बोर्ड में 7 मेंबर्स हैं। गूगल पे अभी भी 6 है, उसको आपने स्किप करना है। आपने एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की तरफ चलना है। तो हम पोस्टल सर्विस बोर्ड की बात करें, डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है और इसमें चेयरपर्सन होता है और 7 मेंबर शामिल हैं। 7 मेंबर्स की बात करें, ये कौन कौन से एरियाज को देखते हैं? पर्सनल मैनेजमेंट, पोस्टल ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी इंडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस फंड्स, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो बोर्ड के जो सदस्य हैं वो कौन कौन सी फील्ड्स को या कौन कौन से एरियाज को देखते हैं? पर्सनल मैनेजमेंट है, पोस्टल ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी इंडक्शन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जो फंड है उनकी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, बैंक
बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और प्लानिंग। तो ये सारे एरियाज पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर्स द्वारा देखे जाते हैं। अब हाल ही में क्या हुआ है, जो भी पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर हैं उनके नाम या जो भी इनके डेजिग्नेशन थे उनमें संशोधन हुआ है। रिवाइज्ड डेजिग्नेशन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड मेंबर्स आर एज गिवन बिलो। डाक सेवा बोर्ड के सदस्यों के संशोधित पदनाम क्या क्या हैं? तो मेंबर पर्सनल की बात करें, मेंबर पर्सनल या कार्मिक में कोई भी चेंज नहीं है, इसका डेजिग्नेशन एज इट इज़ है, इन्हीं के जैसा पहले था वर्तमान में भी वैसा ही है। मेंबर ऑपरेशन या संचालन सदस्य की बात करें, इसके डेजिग्नेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं है। मेंबर टेक्नोलॉजी के डेजिग्नेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं है। मेंबर पीएलआई की बात करें, मेंबर पीएलआई का नया नाम क्या है? मेंबर फाइनेंशियल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। मेंबर बैंकिंग एंड डीबीटी का नया नाम क्या है? मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेंबर प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम क्या है? मेंबर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और मेंबर कोऑर्डिनेशन जो है इसका नया नाम क्या है? सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि 2020 में पहले आया था रिवाइज्ड डेजिग्नेशन, जो भी पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर्स थे उनके नए नाम क्या थे। तो उसमें हमारे पास ये भी रहता था, मेंबर जो कोऑर्डिनेशन है ये भी शामिल रहता था, लेकिन इसको पोस्टल सर्विस बोर्ड के 6 मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसको भी काउंट किया जा रहा है। तो इसको आपने 7 मेंबर्स के रूप में या 7वें मेंबर के रूप में काउंट करना है। तो जो मेंबर कोऑर्डिनेशन है उसका नया नाम क्या है? उसका रिवाइज्ड डेजिग्नेशन क्या है? सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग है। The additional secretary and financial advisor heads the internal finance wing of the department। IFW इंटरनल फाइनेंस विंग का नेतृत्व कौन करता है? तो जो आपका इंटरनल फाइनेंस विंग है एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा हेड किया जाता है। सेक्रेटरी पोस्टल सर्विसेज बोर्ड असिस्ट द पोस्टल सर्विस बोर्ड इन इट्स फंक्शनिंग। अब ये जो सेक्रेटरी है डाक विभाग के सचिव होते हैं, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में रहते हैं, वो पोस्टल सर्विस बोर्ड की फंक्शनिंग में सहायता करते हैं। इसके अलावा चीफ जनरल मैनेजर्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट, पार्सल डायरेक्टोरेट एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टोरेट। कौन कौन? आपके पार्सल डायरेक्टोरेट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टोरेट, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट के CGM चीफ जनरल मैनेजर्स क्या करते हैं? ये करते हैं हेड प्रोवाइड्स हेडक्वार्टर नेसेसरी सपोर्ट टू दी बोर्ड। बोर्ड के लिए हेडक्वार्टर में आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, ये भी क्या करते हैं? बोर्ड के लिए नेसेसरी सपोर्ट हेडक्वार्टर में प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो जो डाक विभाग के सचिव हैं या आप कह सकते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, वो पोस्टल सर्विस बोर्ड की फंक्शनिंग में सहायता करते हैं। उसके साथ बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट, पार्सल डायरेक्टोरेट और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टोरेट के चीफ जनरल मैनेजर CGM क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं बोर्ड की जो भी नेसेसरी सपोर्ट चाहिए बोर्ड को उपलब्ध करवाते हैं हेडक्वार्टर में, और साथ में DDG डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल भी नेसेसरी सपोर्ट बोर्ड को प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद इट्स नेटवर्क ऑफ 1,64,987 पोस्ट ऑफिसेज एज ऑन 31 मार्च 2024 इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। 31/3/2024 तक 1,64,987 पोस्ट ऑफिसेज के नेटवर्क के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। ओरिजिन ऑफ दिस मॉडर्न पोस्टल नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क है 1,64,987 डाकघरों का, इसके ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें कब हुई थी? 1727 में। When the first post office was set up in कोलकाता, कोलकाता में पहले डाकघर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में हुई थी।
Subsequently, journal post offices were set up in three presidency towns of Kolkata in 1774, Chennai in 1786 and Mumbai in 1793. तो 1727 में पहले डाकघर की स्थापना कोलकाता में हुई। फिर तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स में जीपीओस की स्थापना हुई, कोलकाता में 1774 में, चेन्नई में 1786 और मुंबई में 1793 में हुई। The Indian Post Office Act of 1837 was enacted to bring out uniformity in postal operations. डाक संचालन में यूनिफॉर्मिटी यानी कि एकरूपता लाने के लिए पहला इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1837 लागू हुआ या पारित हुआ। दिस एक्ट वाज फॉलोड बाय अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। पहले 1837 इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, उसके बाद 1854 इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम इन द कंट्री, जिसने आधुनिक पोस्टल सिस्टम की भारत में नींव रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ने भारत में आधुनिक पोस्टल सिस्टम की नींव रखी, तो वो था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। इन द सेम ईयर रेलवे मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेम ईयर में यानी कि 1854 में रेलवे मेल सर्विस की भी शुरुआत हुई। एंड सी मेल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना, और उसके साथ सी मेल सर्विस की भी शुरुआत हुई भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के लिए। द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 फर्दर स्ट्रेंथन्ड द पोस्टल सिस्टम इन दी कंट्री। फिर उसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 आया और इसने भी डाक व्यवस्था को और मजबूत किया। और लास्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट की बात करें, ऑन 24 ऑफ दिसंबर 2023 द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हैज़ बीन नोटिफाइड आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद लास्ट वाला जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, इसको भी नोटिफाई किया गया 24 दिसंबर 2023 को। द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 comes into effect from comes into force with effect from 18th of June 2024। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 की बात करें, इसकी शुरुआत कब से हुई? 18th of June 2024 से। एंड रिपील्स इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, और इसने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया या आप कह सकते हैं निरस्त कर दिया या समाप्त कर दिया। In 1852, the first ever adhesive postage stamp in Asia was issued in Sindh province। पहला जो एशिया का चिपकने वाला डाक टिकट था 1852 में इसे जारी किया गया। कहाँ पे जारी किया गया? सिंध प्रोविंस में जारी किया गया। दीज स्टैम्प्स सब्सिक्वेंटली बिकेम फेमस एज द सिंधे डॉक्स, और बाद में इन स्टैम्प्स को सिंधे डॉक के नाम से भी जाना जाने लगा, इस नाम से ये फेमस हुए। दीज स्टैम्प्स वर इन सर्कुलेशन अप टू जून 1866, और ये 1866 तक सर्कुलेशन यहाँ प्रचलन में रहे, उसके बाद इनको रद्द कर दिया गया। द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प वैलिड अक्रॉस द कंट्री वाज इशूड ऑन 1 October 1854 which provided an affordable and uniform rate of postage based on weight। बहुत इंपॉर्टेंट है, देश भर में मान्य पहला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया, जिसने वजन के आधार पर डाक की एक सस्ती और समान दर प्रदान की थी। तो वजन के आधार पर यूज़ किया जाने वाला पहला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया था। On 18th of February 1911, the world's first airmail flight took off from इलाहाबाद to नैनी। उसके बाद 18 फरवरी 1911 को विश्व की पहली एयरमेल फ्लाइट यानी कि हवाई डाक को इलाहाबाद से नैनी के लिए रवाना किया गया। इट ट्रांसफर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स अक्रॉस द रिवर गंगा, और इसने गंगा नदी को पार करते हुए लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो पहली जो हवाई डाक उड़ान थी कहाँ से कहाँ को? इलाहाबाद से नैनी के लिए रवाना हुई। कब हुई? 18 फरवरी 1911 को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विजन। The products and services offered by Department of Post will be the customer's first choice। तो क्या डाक विभाग का विजन है कि डाक विभाग द्वारा
जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर की जाए वो कस्टमर की पहली चॉइस के रूप में होनी चाहिए। मिशन की बात करें, डाक विभाग का मिशन क्या है? टू सस्टेन इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन वर्ल्ड टचिंग द लाइव्स ऑफ एवरी सिटीजन इन कंट्री। देश के हर नागरिक के जीवन को छूने वाले दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना। टू प्रोवाइड मेल, पार्सल, मनी ट्रांसफर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रिटेल सर्विसेज विद स्पीड एंड रिलायबिलिटी। स्पीड और रिलायबिलिटी के साथ, गति और विश्वसनीयता के साथ मेल, पार्सल, मनी ट्रांसफर, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रिटेल सर्विसेज उपलब्ध करवाना। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी आधार पर कस्टमर को सर्विसेज उपलब्ध करवाना। टू एंश्योर दैट द एम्प्लॉइज आर प्राउड टू बी इट्स मेन स्ट्रेंथ। और डाक विभाग के कर्मचारी खुद को इसकी मुख्य ताकत होने पर गर्व महसूस करें। एंड सर्व इट्स कस्टमर्स विद ह्यूमन टच। और जो भी ग्राहक हैं डाक विभाग के, उनको मानवीय स्पर्श के साथ सेवाएं प्रदान करें। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस, संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। एज पर द आर्टिकल 246(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 246(1) के आधार पर पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इनमरेटेड इन लिस्ट 1 और द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। पार्लियामेंट, या आप कह सकते हैं संसद के पास पावर है। कौन सी पावर है? जो भी 7वीं शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची की लिस्ट 1 में मैटर दिए हुए हैं, इन्यूमरेट किए हुए हैं, उनके बारे में नियम बनाने या लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ कम्युनिकेशन इज लिस्टेड एट एंट्री नंबर 31 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल। अब जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके बारे में 7वीं अनुसूची की लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 31 में बताया हुआ है। तो इसलिए क्या है, एज सच इट इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट, इसलिए ये भी क्या है, यूनियन का मैटर है, सब्जेक्ट है, विषय है। तो इसलिए पार्लियामेंट के पास इसके संबंध में लॉज बनाने की पावर है। तो हमने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कर ली। तो इसके बारे में क्या है कि जो भी आपके पास यूनियन लिस्ट, यानी कि 7th शेड्यूल की जो यूनियन लिस्ट है या लिस्ट नंबर 1 है, उसमें जितने भी मैटर्स के बारे में बताया हुआ है, उन मैटर्स के संबंध में लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। अब जो कम्युनिकेशन या टेलीग्राफ या पोस्ट डिपार्टमेंट है, उसके बारे में भी 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 में, यानी कि यूनियन लिस्ट में बताया हुआ है। इसलिए ये भी क्या है, यूनियन सब्जेक्ट है और पार्लियामेंट के पास इसके बारे में कानून बनाने की शक्ति उपलब्ध है। अ न्यू पोस्टल लेजिस्लेशन, द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। इसलिए क्या किया गया, संसद द्वारा एक नया डाक कानून, डाकघर अधिनियम 2023 पारित किया गया है ऑन 24th of December 2023। द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हैज बीन नोटिफाइड आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को 24 दिसंबर 2023 को नोटिफाई किया गया। और ये कब से फोर्स में आया, 18 जून 2024 से ये लागू हुआ। और इसने क्या किया, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया या निरस्त कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टल नेटवर्क या डाक नेटवर्क के बारे में, पोस्टल सर्कल्स एंड रीजन्स के बारे में। तो ये हम पहले ऑलरेडी बहुत जगह पे कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी कर चुके हैं। पोस्टल नेटवर्क ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 23 सर्कल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो डाक विभाग को क्या किया गया है, 23 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से डाक विभाग को 23 सर्कल्स में बांटा गया है। सर्किल्स आर जनरली को टर्मिनस विद द स्टेट विद सम एक्सेप्शंस। अब जो सर्किल है, जैसे हमने बात कर ली 23 सर्किल है, आम तौर पर कुछ अपवादों के साथ एक राज्य के साथ समाप्त होते हैं। यानी कि जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश राज्य है और हिमाचल प्रदेश सर्किल है। तो जो सर्किल है वो राज्यों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश सर्कल हिमाचल प्रदेश स्टेट को कवर करता है।
लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से सर्किल्स के साथ हैं? गुजरात सर्किल, इसमें गुजरात सर्किल के अलावा गुजरात राज्य के अलावा यूनियन टेरिटरी दमन और दीव, दादर और नगर हवेली भी शामिल है। फिर केरला सर्किल है, इसमें केरला तो आता है, साथ में लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। महाराष्ट्र सर्किल है, महाराष्ट्र सर्किल में महाराष्ट्र राज्य के साथ गोवा भी शामिल है। फिर नॉर्थ ईस्ट सर्किल है, नॉर्थ ईस्ट सर्किल में 6 राज्य शामिल हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। फिर पंजाब सर्किल की बात करें, पंजाब सर्किल में पंजाब राज्य के साथ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी आती है। तमिलनाडु सर्किल की बात करें तो इसमें पौंडीचेरी शामिल है। वेस्ट बंगाल सर्किल की बात करें तो इसमें सिक्किम राज्य भी शामिल है और साथ में यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार आइसलैंड भी शामिल है। जम्मू कश्मीर सर्किल में यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी शामिल है। तो वैसे तो क्या है, जो सर्किल हैं आमतौर पर को टर्मिनस होते हैं स्टेट्स के साथ, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमने यहाँ पे कर ली। ईच सर्किल इज हेडेड बाई ए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। प्रत्येक सर्किल का नेतृत्व एक मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जाता है। जो सर्किल होते हैं, सर्किल का प्रमुख कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। दिस सर्किल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजन्स कंप्राइजिंग ग्रुप्स ऑफ फील्ड यूनिट्स कॉल्ड डिविजन्स, पोस्टल एंड आरएमएस डिविजन्स। तो जो सर्किल होते हैं आगे इनको रीजन्स में डिवाइड किया गया होता है। रीजन्स आगे फील्ड यूनिट्स यानी कि काम करने वाली इकाइयों में बंटे होते हैं, जिन्हें डिविजन्स कहा जाता है। डिवीजन भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कुछ पोस्टल डिवीजन होते हैं, कुछ आरएमएस डिवीजन होते हैं। ईच रीजन इज हेडेड बाई पोस्ट मास्टर जनरल, और प्रत्येक रीजन का नेतृत्व कौन करता है? पोस्ट मास्टर जनरल करता है। यानी कि जो रीजन होते हैं उनका हेड कौन होता है? पोस्ट मास्टर जनरल होता है। जो सर्किल होते हैं उनका चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। इन दी सर्किल्स एंड रीजन्स देयर आर अदर फंक्शनल एंड स्पोर्टिंग यूनिट्स लाइक पोस्टल एंड सर्कल स्टैंप डिपोज एंड मेल मोटर सर्विस। सर्किल और रीजन्स में कुछ और भी फंक्शनल और स्पोर्टिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे पोस्टल या सर्कल स्टैंप डिपोज हैं, या एमएमएस है, मेल मोटर सर्विसेज हैं। देयर आर 23 पोस्टल अकाउंट ऑफिसेज इन डिपार्टमेंट। इसके बाद विभाग में 23 पोस्टल अकाउंट ऑफिसेज भी हैं, जिनका नेतृत्व एसएजी लेवल के ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है। दे आल्सो वर्क एज द इंटरनल फाइनेंस एडवाइजर टू चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट, वह मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के आंतरिक वित्त सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। आगे चलते हैं, ऑपरेशनल यूनिट्स की बात करते हैं। पोस्ट ऑफिसेज इन दी कंट्री आर कैटेगराइज्ड इनटू हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। देश में डाकघरों को प्रधान डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघर में वर्गीकृत किया गया है। तो हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, पोस्ट ऑफिस की 3 श्रेणियां हैं, जैसे हेड पोस्ट ऑफिस हैं, सब पोस्ट ऑफिस हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर मोस्टली लोकेटेड इन रूरल एरियाज एंड आर मैनेज्ड बाय ग्रामीण डाक सेवक्स। ब्रांच पोस्ट ऑफिस की बात करें, शाखा डाकघर की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में लोकेटेड होते हैं, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा संचालित किया जाता है। सब पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ये डिपार्टमेंटल ऑफिस होते हैं, विभागीय कार्यालय होते हैं, जो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में स्थित होते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट टाउन्स या सिटीज़ में उपलब्ध होते हैं। मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्थित होते हैं, यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे ये स्थित होते हैं। फिर उसके बाद है आर्मी पोस्टल सर्विस कोर। अपार्ट फ्रॉम 23 सर्किल, हमने 23 सर्कल्स का किया कि प्रशासनिक उद्देश्य से डाक विभाग को 23 सर्कल्स में बांटा गया है। इन 23 सर्कल्स के अलावा एक और विंग है जिसे आर्मी पोस्टल सर्विस के नाम से जाना जाता है। टू टेक केयर ऑफ पोस्टल नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो सेना डाक सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। तो जो भी सशस्त्र बल हैं उनकी डाक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है? आर्मी पोस्टल सर्विस है।
The Army Postal Service is designated as another circle called Base Circle। और आर्मी पोस्टल सर्विस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेस सर्किल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज हेडेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस इन रैंक ऑफ मेजर जनरल। अब अगर हम बेस सर्किल की बात करें, इसका नेतृत्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है और इसका जो रैंक होता है आर्मी में मेजर जनरल का होता है। ऑफिसर्स कैडर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस इज ड्रॉन ऑन डेपुटेशन फ्रॉम इंडियन पोस्टल सर्विस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी पोस्टल सर्विस का ऑफिसर कैडर होता है, सेना डाक सेवा का अधिकारी कैडर होता है, इनके सेना डाक सेवा में जितने भी ऑफिसर होते हैं वो कहाँ से डेपुटेशन पर लाए जाते हैं? इंडियन पोस्टल सर्विस से, भारतीय डाक से प्रतिनियुक्ति पर उन्हें लाया जाता है। और इसके अलावा अन्य रैंकों में आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए 75% भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लिया जाता है और बचा हुआ 25% आर्मी से रिक्रूट किया जाता है। जो ऑफिसर कैडर है वो पूरे का पूरा इंडियन पोस्टल सर्विस से डेपुटेशन पर लाया जाएगा। और अन्य रैंकों की बात करें, अन्य रैंकों का 75% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लिया जाता है, 25% रिक्रूट किया जाता है आर्मी द्वारा। आगे चलते हैं, पोस्टल नेटवर्क की बात करते हैं। 31/3/2024 तक टोटल पोस्टल सर्कल 23, पोस्टल रीजन 54, पोस्टल डिविजन्स की बात करें 469 है, पोस्टल अकाउंट ऑफिस की बात करें 23, सर्कल स्टैम्प डिपोज की बात करें 1, पोस्टल स्टोर डिपो 26 है, रेलवे मेल सर्विस डिविजन्स की बात करें 69, पोस्ट ऑफिस की पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर 6 हैं, पोस्ट ऑफिस की बात करें 1,64,987। इसमें अगर हम बात करें रूरल पोस्ट ऑफिस की 1,49,164 है, अर्बन पोस्ट ऑफिस 15,823 हैं, हेड पोस्ट ऑफिस 810 हैं। उसी तरह से सब पोस्ट ऑफिस की बात करें 24,286 हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस 1,39,891 और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की बात करें 1,50,436, नाइट पोस्ट ऑफिस की बात करें 130 हैं, सॉर्टिंग हब्स की बात करें 94 हैं। कंट्रीज कवर्ड अंडर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट मर्चेंडाइज और डॉक्यूमेंट बोथ, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आने वाले टोटल देश 100 हैं। फिर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को जो एक्सेप्ट करते हैं 6 देश हैं। एवरेज पर्सन सर्व्ड बाई पर पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस में लगभग औसतन 8,490 लोग आते हैं। एवरेज रूरल पर्सन सर्व्ड पर रूरल पोस्ट ऑफिस, प्रति ग्रामीण डाकघर औसत ग्रामीण व्यक्ति को कैसे सेवा प्रदान की जाती है? तो प्रति ग्रामीण डाकघर की बात करें 6,068 लोग आते हैं। उसी तरह से अर्बन पर्सन की बात करें, अर्बन पोस्ट ऑफिस में लगभग 31,327 लोग आते हैं। एवरेज एरिया सर्व्ड बाई पोस्ट ऑफिस 19.92 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज या वित्तीय सेवाएं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात करें, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल सिंस 1882 टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। डाकघर बचत बैंक सुविधा वर्ष 1882 में 82 से देश के सुदूर कोने तक उपलब्ध है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग बैंक है ये कब से हम कह सकते हैं फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है? 1882 से। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेट्स POSB स्कीम्स ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब डाक विभाग के द्वारा जिन भी POSB स्कीम्स को ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से संचालित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा करेंगे, बाकी सर्विसेज आपने देख लेनी है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपनड बाई अ सिंगल पर्सन और एज अ ज्वाइंट अकाउंट 3 adults विद अ मिनिमम बैलेंस और ₹500। तो आप समझ सकते हैं ये मैंने क्यों आपको करवाया, क्योंकि गूगल के ऊपर इसके बारे में दिया है कि सिर्फ 2 adult मिलकर ही ज्वाइंट SB अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में पहले भी एक SB ऑर्डर आया था जिसमें ये बताया गया था कि POSB का जो ज्वाइंट अकाउंट है 3 adult मिलकर अब खोल सकते हैं। इसी के बारे में एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में भी क्लियर किया है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है ज्वाइंट अकाउंट 3 adult मिलकर आपस में खोल सकते हैं। दिस अकाउंट हैज़ द फैसिलिटी ऑफ रेगुलर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, इस खाते में नियमित जमा और निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।
और इंटरेस्ट अर्नड अप टू ₹10,000 अर्नड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो किसी भी वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये तक के ब्याज को आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत कर योग्य आय से छूट दी गई है। बाकी हमारे पास RD है, टाइम डिपॉजिट है, MIS है, SCS है और PPF है, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि है, NSC है, किसान विकास पत्र है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट भी है। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में On an application to post office, an individual can open the account on or before 31st of March 2025। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। और कब से हो चुके हैं? 31/3/2025 से। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू इनिशिएटिव्स अंडरटेकन, शुरू की गई नई पहले। ATM, the first ATM service of department was inaugurated at त्यागराय नगर हेड पोस्ट ऑफिस इन चेन्नई इन 2014। डाक विभाग की पहली ATM सर्विस का उद्घाटन त्यागराय नगर हेड पोस्ट ऑफिस में, जो कि चेन्नई में है, 2014 में हुआ था। प्रेजेंटली 1000 ATMs आर फंक्शनिंग ऑल ओवर द कंट्री। वर्तमान में देश भर में 1000 ATM कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। These ATMs became interoperable with banks from 31st December 2016। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाक विभाग के ATM अन्य बैंकों के साथ कब इंटरऑपरेबल हुए, अंतर संचालनीय हुए? 31/12/2016 से। Management of Department of Post ATM has been handed over to India Post Payment Bank with effect from 30th of अगस्त 2022। डाक विभाग के ATM का प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाक विभाग के ATM का प्रबंधन 30 अगस्त 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सौंप दिया गया है। यानी कि डाक विभाग के ATMs का आप कह सकते हैं संचालन या मैनेजमेंट प्रबंधन अब किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। और कब से? 30/8/2022 से। आगे चलते हैं, ई बैंकिंग की बात करते हैं। डिपार्टमेंट हैज़ प्रोवाइडेड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स फ्रॉम 14 दिसंबर 2018। विभाग ने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी कब से उपलब्ध करवाई है? 14/12/2018 से। एंड सेम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर। और जो शाखा डाकघरों के सेविंग अकाउंट होल्डर थे उनको भी ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई। तो इसके माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, PPF अकाउंट, किसान विकास पत्र, NSC अकाउंट्स एंड विड्रॉल फ्रॉम PPF अकाउंट। तो इसके माध्यम से आप RD के खाते, टाइम डिपॉजिट, PPF, KVP, NSC इन खातों को बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, या PPF अकाउंट से विड्रॉल भी ले सकते हैं। PPF खाता खुलेगा भी इसके माध्यम से बंद होगा, विड्रॉ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। फंड ट्रांसफर्स बिटवीन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट्स थ्रू नेफ्ट और RTGS। नेफ्ट और RTGS के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और बैंक अकाउंट्स के बीच में फंड ट्रांसफर आप कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर्स फ्रॉम लिंक्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट टू लिंक्ड RD अकाउंट, PPF अकाउंट, SSA अकाउंट, RD लोन अकाउंट और PPF लोन अकाउंट। तो इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? जो भी खाता ई बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है उस खाते से जुड़े हुए RD अकाउंट, PPF अकाउंट, SSA अकाउंट, RD लोन अकाउंट या PPF लोन अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टॉपिंग ऑफ चेक पेमेंट, चेक भुगतान को रोक सकते हैं। पेमेंट ऑफ PLI एंड RPLI रिन्यूएबल प्रीमियम, PLI और RPLI नवीकरण प्रीमियम का भुगतान इसके माध्यम से किया जा सकता है। इंक्वायरी ऑफ अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी, अकाउंट डिटेल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। TD, MIS, SSA, SCSS, NSC, KVP स्कीम्स की। व्यू मिनी स्टेटमेंट ऑफ सेविंग अकाउंट, PPF अकाउंट एंड RD अकाउंट। आप सेविंग अकाउंट, PPF अकाउंट और RD अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। व्यू नॉमिनी डिटेल, टैक्स डिडक्शन डिटेल मार्क्ड इन दी अकाउंट, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप ई बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं। कस्टमर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर आल्सो ऑफर्ड विद मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम 15th of October 2019. The same has also been extended to branch post offices. डाक विभाग ने अपने ग्राहकों को 15/10/2019 से मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। इसके माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है, इसमें भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो आपने पढ़ लेनी है। आगे चलते हैं, पैन वैलिडेशन की बात करते हैं। पैन वैलिडेशन थ्रू NSDL, NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो पैन वैलिडेशन थ्रू NSDL वाज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 25th of January 2022 इन फिनैकल। तो NSDL के माध्यम से पैन सत्यापन को फिनैकल में 25/1/2022 से लागू किया गया था। इसके दिस facilitates verification of PAN number given by customer at the time of opening of new account in post office saving bank on a real time basis। तो इसमें क्या होता है, जो भी कस्टमर ने अपना नया अकाउंट ओपन करते समय पैन नंबर दिया है उसकी रियल टाइम बेसिस पर वेरिफिकेशन हो जाती है। आगे चलते हैं, ECS फैसिलिटीज़ के बारे में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई पासबुक फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 12th of October 2022 for the customers for accounts balance inquiry and get mini statement through an online web page। ऑनलाइन वेब पेज के माध्यम से कस्टमर अपने अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकता है ई पासबुक फैसिलिटी के माध्यम से। और ये कब शुरू हुई, 12/10/2022 को। इंटरऑपरेबिलिटी की बात करें, इंटरऑपरेबिलिटी सोल्यूशन थ्रू नेफ्ट वाज डिप्लॉयड विद इफेक्ट फ्रॉम 18/5/2022। तो 18th of May 2022 से नेफ्ट के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया और उसी तरह से RTGS के माध्यम से 31/5/2022 को। और इसमें जो IFSC कोड है वो क्या है, IPOS 4x0 DOP है। इसको आपने याद रखना है, चाहे नेफ्ट करें चाहे RTGS करें, इसमें IFSC कोड क्या रहेगा, IPOS 4x0 DOP। अब जैसे बाकी बैंक्स की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, हर ब्रांच का अलग IFSC कोड होता है, लेकिन DOP की सभी ब्रांचेस के लिए IFSC कोड सेम रहेगा। रिस्ट्रिक्शन टू लिंक वन मोबाइल नंबर विद मैक्सिमम ऑफ 5 कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल्स। 5 की ID के साथ एक मोबाइल नंबर, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक मोबाइल नंबर के साथ 5 की ID लिंक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया। फिर उसके बाद है जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में। तो जन सुरक्षा स्कीम्स क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो 7/9/2015 को सभी CVS पोस्ट ऑफिस में जन सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया गया। दी स्कीम्स आर अवेलेबल टू ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होल्डर। सभी सेविंग अकाउंट होल्डर, जितने भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट होल्डर थे, उनके लिए स्कीम्स उपलब्ध थी। अटल पेंशन योजना की बात करें, इसको भी 808 CVS हेड पोस्ट ऑफिस में 1 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया और उसके बाद इसे 20,000 CVS सब पोस्ट ऑफिस में भी एक्सटेंड कर दिया गया। फिर है नेशनल पेंशन सिस्टम ऑल सिटीजन मॉडल। तो इंडिया पोस्ट इज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम ऑल सिटीजन मॉडल्स। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है, जहाँ से आप अपना NPS अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, NPS अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट को भी क्या किया गया, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। जो भी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु का सिटीजन होगा वो NPS में ज्वाइन कर सकता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, द Facility to open a pension account under this scheme is available at all head post offices in country। तो NPS में अगर आप खाता खोलना चाहते हैं, सभी हेड पोस्ट ऑफिस में आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग NPS थ्रू ऑनलाइन मोड विद इफेक्ट फ्रॉम 26 अप्रैल 2022। बहुत इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ने क्या किया है, NPS फैसिलिटी को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाया है। और कब से, 26/4/2022 से।
फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन 2021। तो ये चीज़ में हम कर चुके हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बच्चों के लिए पीएम केयर्स स्कीम की शुरुआत। PM Cares Scheme for Children 2021 has been introduced by the Government of India, Ministry of Finance Gadgets Notification dated 6th of October 2021। तो ये किसके लिए शुरू की गई थी, ये हमने किया था 11/3/2020 से 31/12/2021 के बीच में। कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों ने क्या किया, जिन बच्चों ने अपने दोनों माता पिता यानी कि अपने माता और पिता दोनों को खो दिया, लॉस्ट सर्वाइविंग पेरेंट या सिर्फ एक ही उसका माता या पिता था उसको भी उसने खो दिया, क्या, या फिर उस बच्चे को जिन भी पेरेंट्स ने अडोप्ट किया था उनको उसने खो दिया, या फिर जो भी उसके सोल लीगल गार्डियन थे उनको खो दिया। तो उन बच्चों के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम में क्या किया गया, इस स्कीम में जब बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाएगी उसके खाते में 10 लाख रुपए की राशि जमा होगी। क्या, तो वो कैसे भी होगी, चाहे वो आप कह सकते हैं एक मुश्त में होगी या फिर किश्तों में होगी, जैसे भी 18 वर्ष की आयु होने तक उसके खाते में राशि 10 लाख रुपए हो जाएगी। फिर 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की आयु तक उसको क्या होगा, उसको 10 लाख रुपए के ऊपर MIS के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब वो बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा तो उसे 10 लाख रुपए की ये राशि दे दी जाएगी। फिर है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो ये हम अच्छे से कर चुके हैं। 6 तरह की स्कीम्स आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिलती है और 6 तरह की स्कीम्स आपको रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिलती हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ इंश्योरेंस, अगर हम बात करें PLI में आप मिनिमम 20,000 रुपये की इंश्योरेंस ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपए की। उसी तरह से RPLI में 10,000 रुपये की मिनिमम और मैक्सिमम 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में न्यू प्रोडक्ट्स की बात करें, कैश विड्रॉल सर्विसेज अनेबल्ड थ्रू इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स, व्यक्तिगत व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से सक्षम नकद निकासी सेवाएं। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, आपने पढ़ लेना है। मिनी स्टेटमेंट एंड बैलेंस चेक इन पोस्टल अकाउंट, ब्रिंगिंग कन्वीनियंस एट कस्टमर्स डोरस्टेप, कस्टमर कैन व्यू द अकाउंट बैलेंस एंड मिनी स्टेटमेंट ऑफ POSB अकाउंट्स यूजिंग IPPV अकाउंट का यूज़ करके कोई भी ग्राहक अपने POSB यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट या अकाउंट बैलेंस को घर पे ही देख सकता है। लॉन्च ऑफ ई-नाच पेमेंट फैसिलिटी फॉर IPPV कस्टमर, IPPV ग्राहकों के लिए ENACH भुगतान सुविधा का शुभारंभ ड्यूरिंग द अक्टूबर 2024 मंथ। तो 2024 के अक्टूबर मंथ में IPPV हैज़ गोन लाइव विद द ई-नाच फैसिलिटी विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ई-नाच फैसिलिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है दैट एनेबल्स, और किसकी सुविधा प्रदान करता है, ऑटोमेटेड रिकरिंग पेमेंट्स फॉर लोन्स, म्यूचुअल फंड, मंथली यूटिलिटी बिल्स। आप मान लीजिए कोई लोन देते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई मंथली यूटिलिटी बिल है, उसके लिए ऑटोमेटेड रिकरिंग पेमेंट की सुविधा आपको ये उपलब्ध करवाएगा। तो इसमें आपने इस चीज़ को ध्यान रखना। अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई। जीवन प्रमाण सेंटर, जीवन प्रमाण केंद्र, जीवन प्रमाण इज अ बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस फॉर पेंशनर्स फॉर सबमिटिंग देयर लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली। अब जो भी पेंशनर होते हैं उन्हें क्या करना होता है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो ये पोस्ट ऑफिस ने एक शुरुआत की कि वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। The service was introduced by department on 30th of June 2015 और जीवन प्रमाण सुविधा की शुरुआत पोस्ट ऑफिस में 30 जून 2015 को की गई थी। The department has set up जीवन प्रमाण सेंटर in all head post offices across the country। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि जीवन प्रमाण सेंटर विभाग द्वारा कहाँ पर सेटअप किए गए हैं। हेड पोस्ट ऑफिस में इनको सेटअप किया गया है।
Department has also started the facility of sending SMS to registered mobile number of pensioners post generation of DLC। तो DLC के लिए क्या क्या है, DLC जो भी बनेगा उसके बाद जो भी पेंशन भोगी होगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसको SMS के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द फैसिलिटी ऑफ सबमिटिंग DLC एट द डोर स्टेप ऑफ एनी पेंशनर। कोई भी पेंशनर है जो ये चाहता है मैं घर पर ही DLC बनवा लूँ, तो इसके लिए भी विभाग ने एक सुविधा शुरू किया है। मामूली सी कॉस्ट के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक घर द्वार पर जाकर भी कस्टमर या पेंशनर का DLC बनाएगा। द पेंशनर्स कैन प्लेस रिक्वेस्ट ऑन पोस्ट इन्फो ऐप फॉर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ DLC जनरेशन एट देयर डोर स्टेप। तो कोई भी पेंशन भोगी अगर घर बैठे DLC बनवाना चाहता है, पोस्ट इन्फो ऐप के माध्यम से एक आवेदन इस चीज़ के लिए किया जा सकता है। आगे है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, इसको पढ़ लेना है। ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, स्वचालित मेल प्रसंस्करण केंद्र। डिपार्टमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स इन दिल्ली एंड कोलकाता इन 2010। वर्ष 2010-11 में कोलकाता और दिल्ली में विभाग ने ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स की स्थापना की थी। These centers are equipped with a letter sorting machine and a mixed mail sorter, each with a sorting capacity of 35,000 and 18,000 items per hour respectively। तो ये जो आपके दिल्ली और कोलकाता में ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स की स्थापना हुई, इन मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स में मशीनें लगी हुई हैं। अब मशीनें किस तरह की हैं, एक लेटर सॉर्टिंग मशीन है, एक मिक्स्ड मेल सॉर्टर है। जो लेटर सॉर्टिंग मशीन है ये क्या करती है, 35,000 आर्टिकल पर आवर की स्पीड से आर्टिकल्स की छंटाई करती है, और जो मिक्स्ड मेल सॉर्टर है 18,000 आइटम्स पर आवर के हिसाब से आर्टिकल्स की छंटाई करती है। Enhanced sorting capacity and machinized processing facility have expedite sorting and enable faster delivery of mail in these cities। आगे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ आधार कार्ड्स एंड इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र का वितरण। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आधार PVC कार्ड्स, तो आपने देखे भी होंगे कुछ आधार कार्ड तो कैसे आते हैं, ऐसे कागज़ के होते हैं, कुछ होते हैं जो पैन कार्ड की तरह होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड्स की बात की गई है। तो हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए आधार पॉलीविनाइल कार्ड और साथ में इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं, विभाग द्वारा इनको देश भर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन मैनी सेक्टर्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ बहुत सारे सेक्टर्स में किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी परफॉर्मेंस एंड कम्पिटिटिवनेस इन मूवमेंट ऑफ आइटम्स। जो वस्तुएं हैं उनकी मूवमेंट में एफिशिएंसी हो, परफॉर्मेंस हो, कम्पिटिटिवनेस हो, इसके लिए एंड फॉर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेज वाइज मूवमेंट, और स्टेज वाइज मूवमेंट का एक रिकॉर्ड रखने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, सेल्फ लॉकिंग सील्स की बात करते हैं, तो इसको आपने पढ़ लेना है कि डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा इस तरह की सेल्फ लॉकिंग सील्स का यूज़ किया जाता है जो एक बार बंद होने के बाद खुलती नहीं है। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि जो दूसरी वैक्स लगाई जाती है, सीलिंग वैक्स लगाई जाती है, उसको गर्म करना पड़ता है, उससे धुआं निकलता है, उस वजह से जो बीमारियां होती हैं, तो उनसे बचने के लिए सेल्फ लॉकिंग सील्स की शुरुआत डाक विभाग द्वारा की गई है। नेक्स्ट है क्लिक एंड बुक। क्लिक एंड बुक सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट enables बुकिंग ऑफ स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड रजिस्टर्ड पार्सल्स ऑनलाइन ऑन इंडिया पोस्ट वेब पेज। इंडिया पोस्ट वेब पेज पर ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, पार्सल्स की, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की, स्पीड पोस्ट चाहे वो डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो, इनकी बुकिंग कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट क्या करता है, आपको इस चीज़ के लिए एनेबल करता है कि आप इंडिया पोस्ट वेब पेज के माध्यम से ऑनलाइन अपने रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स को बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन टू परफॉर्म क्लिक एंड बुक इज अवेलेबल ऑन इंडिया पोस्ट वेब पेज। इंडिया पोस्ट वेब पेज पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी। आगे है ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट, संयुक्त पार्सल उत्पाद।
Department of Post and Indian Railways have collaborated to introduce a groundbreaking logistics solution called Rail Post Gati Shakti Express Cargo Service. डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा नामक एक अभूतपूर्व लॉजिस्टिक समाधान पेश करने के लिए सहयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस किसका सहयोग है? रेलवे सर्विस का और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, इन दोनों का आपसी सहयोग है। और इसमें क्या है, इसमें आपके जो आर्टिकल हैं, कितने के वेट तक के आर्टिकल्स को ये लेके जाते हैं या उनको कह सकते हैं आप पहुंचाते हैं 35 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक। तो ये जो इनोवेटिव सर्विस है स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड टू कैटर टू बोथ बिजनेस टू कस्टमर एंड बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, दोनों तरह की मार्केट को कवर करने के लिए। बिजनेस टू कस्टमर यानी कि कोई भी व्यवसाय है वो कस्टमर्स को कोई सामान भेजता है, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई अपना सामान भेजता है, दोनों तरह की मार्केट को कवर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और ये क्या करता है, कितनी वेट कैटेगरीज तक की आपको सुविधा उपलब्ध करवाता है? 35 किलोग्राम से लेके 100 किलोग्राम तक। The proof of concept for the Rail Post Gati Shakti Express Cargo Service was initiated on March 31st, 2022। 2022 31 मार्च को क्या किया गया? रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस के लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को इनिशिएट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा के लिए अवधारणा का प्रमाण या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट 31 मार्च 2022 को सूरत से वाराणसी तक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस मार्ग पर पार्सल वैन की शुरुआत के साथ शुरू किया गया। और जब इसकी शुरुआत हुई, बिल्डिंग अपॉन दिस सक्सेस, इसकी शुरुआत के साथ है, इसकी आप कह सकते हैं सफलता के आधार पर अ डेडिकेटेड फुल पार्सल ट्रेन कमेंस्ड ऑपरेशन फ्रॉम सूरत गुजरात टू नारायणपुर अनंत बिहार ऑन अक्टूबर 2022 स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्सल। इस सफलता के आधार पर 20 अक्टूबर 2022 को सूरत गुजरात से नारायणपुर अनंत बिहार के लिए एक समर्पित पूर्ण पार्सल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया, जिसे विशेष रूप से पार्सल के कुशल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। आगे चलते हैं। टू एनहेंस कस्टमर कॉन्फिडेंस अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर्विस इज आल्सो ऑफर्ड एट एन अफोर्डेबल रेट ऑफ 0.03% प्लस जीएसटी ऑफ द कंटेंट वैल्यू। तो ये जो रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो है, इसमें क्या किया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर्विस भी उपलब्ध करवाई गई ताकि कस्टमर के कॉन्फिडेंस को एनहेंस किया जा सके, ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाया जा सके। और अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो कंटेंट वैल्यू का सिर्फ 0.03% इंश्योरेंस के रूप में लिया जाएगा। आगे चलते हैं, सेल्फ बुकिंग कियोस्क की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज लॉन्च्ड सेल्फ बुकिंग कियोस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स टू प्रोवाइड 24/7 कन्वीनियंट बुकिंग एक्सपीरियंस टू दी कस्टमर्स। डाक विभाग ने ग्राहकों को 24/7 सुविधाजनक बुकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए दस्तावेजों और पार्सल के लिए सेल्फ बुकिंग कियोस्क लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ बुकिंग कियोस्क enables customers to book documents and parcels weighing up to 5 किलोग्राम। सेल्फ बुकिंग कियोस्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और पार्सल्स की आप बुकिंग कर सकते हैं 5 किलोग्राम तक के वेट पर एट एनी आवर्स ऑफ द डे, और दिन में आप किसी भी समय इनकी बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल मोटर सर्विस। एमएमएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेल मोटर सर्विस। मेल मोटर सर्विस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1944। मेल मोटर सर्विस कब एग्जिस्टेंस में आई या फिर कब अस्तित्व में आई? 1944 में। The functions of mail motor service include services like conveyance of mail bags between post offices, RMS offices, transit mail offices, railway stations, airmail sorting offices, seaports, conveyance of cash pickup and delivery of speed post और bulk mail। तो MMS के कार्यों में अगर हम कहें मेल मोटर सर्विस के जो कार्य हैं उसमें क्या क्या शामिल है? मेल बैग्स की कन्वेंस, डाक थैलों का परिवहन, किसके बीच में? पोस्ट ऑफिसेज, आरएमएस ऑफिसेज, टीएमओस के बीच में, रेलवे स्टेशन, एयरमेल सॉर्टिंग ऑफिसेज, सी पोर्ट्स, कन्वेंस ऑफ कैश,
पिकअप एंड डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट एंड बल्क मेल। तो ये सारी चीज़ें मेल मोटर सर्विस के फंक्शन में आती हैं। देयर आर 103 MMS यूनिट्स। आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 103 मेल मोटर सर्विस यूनिट्स हैं थ्रू आउट दी कंट्री टू ऑपरेट दी फ्लीट ऑफ मोटर व्हीकल्स, आउट ऑफ विच 17 MMS यूनिट्स आर हैविंग फुल फ्लैश्ड वर्कशॉप्स। इनमें से 17 ऐसी भी MMS यूनिट्स हैं जिनकी फुल फ्लैश्ड वर्कशॉप्स हैं, विच कैटर्स टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल स्टाफ कार्स एंड इंस्पेक्शन व्हीकल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जो विभाग की जो व्हीकल है उनकी इंस्पेक्शन करते हैं, स्टाफ कार या जो भी ऑपरेशनल चीज़ें हैं उनकी मेंटेनेंस करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्सल सर्विसेज के बारे में। तो पार्सल्स में ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद करनी है, डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड दी पार्सल डायरेक्टोरेट इन 2018 एज अ सेपरेट वर्टिकल। सेपरेट वर्टिकल के रूप में डाक विभाग ने वर्ष 2018 में पार्सल डायरेक्टोरेट की स्थापना की थी। मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें, प्रमुख पहलों की बात करें तो इसमें प्रमुख पहल आ जाएंगे पार्सल हब। अब पार्सल हब की बात करें, हमने ऊपर भी पढ़ा, टोटल 190 पार्सल हब हैं कंप्राइजिंग 78 लेवल 1 एंड 112 लेवल 2 हब्स। इसमें 78 लेवल 1 के पार्सल हब हैं और 112 लेवल 2 के हब हैं। हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट स्विफ्ट एंड सिक्योर प्रोसेसिंग ऑफ पार्सल। पार्सल की स्विफ्ट होती है त्वरित, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुरक्षित प्रोसेसिंग की सुविधा हो, इसके लिए 78 लेवल 1 और 112 लेवल 2 के पार्सल सॉर्टिंग हब है। फिर उसके बाद है नोडल डिलीवरी सेंटर्स। नोडल डिलीवरी सेंटर्स हैव बीन सेट अप फॉर एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेडिशियस डिलीवरी ऑफ पार्सल्स। पार्सल की एक्सक्लूसिव और एक्सपेडिशियस डिलीवरी के लिए क्या है, नोडल डिलीवरी सेंटर है। और ये नोडल डिलीवरी सेंटर क्या करते हैं, यूजिंग 2 and 4 व्हीलर व्हीकल्स, ये 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का यूज करते हैं। देयर आर 233 सच डिलीवरी सेंटर। इस तरह के नोडल डिलीवरी सेंटर 233 हैं और जो 1600 पिन कोड्स को कवर करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स हैं। 9 ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड ऑन द नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रूट्स। राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क के राजमार्गों पर 9 ट्रांसशिपमेंट सेंटर चालू किए गए हैं ताकि क्या हो, पार्सल की जो मूवमेंट हो बिल्कुल स्मूथ हो, पार्सल का आदान प्रदान बिल्कुल स्मूथ हो। और ये जो ट्रांसशिपमेंट सेंटर है कहाँ पे स्थापित है, गुवाहाटी, सागर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, बेंगलुरु कर्नाटका, लुधियाना पंजाब, हैदराबाद, नागपुर और उसके बाद है नवदिगंत, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इन सारी लोकेशंस के ऊपर ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स लोकेटेड हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास पोस्टल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अ डेडिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू कनेक्टिंग ऑल स्टेट्स एंड PH located therein is being operated to ensure timely and expeditious transportation of parcels। सभी राज्यों और उनमें स्थित डाक केंद्रों को जोड़ने वाला एक समर्पित सड़क परिवहन नेटवर्क संचालित किया जा रहा है ताकि पार्सल का समय पर और शीघ्र परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। Parcel packaging policy. A parcel packaging policy has been formulated to ensure the secure and safe transmission of parcel. पार्सल के सुरक्षित और संचरण को सुनिश्चित करने के लिए पार्सल पैकेजिंग नीति तैयार की गई है। इसमें जो पार्सल की एक्सटर्नल पैकिंग की जाती है, फ्लायर बॉक्सेस, फिर उसके बाद है ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन है, टेप्स का यूज़ किया जाता है या स्ट्रैपिंग रोल्स का यूज़ किया जाता है। और इंटरनल पैकिंग में जैसे बबल रैप्स होते हैं, ठीक है, और एयर बैग्स हैं या कार्डबोर्ड फिलर्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसमें कुछ नहीं है। मेल मॉनिटरिंग यूनिट्स, डेडिकेटेड मेल मॉनिटरिंग यूनिट्स हैव बीन सेट अप एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स के ऊपर डेडिकेटेड मेल मॉनिटरिंग यूनिट्स को सेटअप किया गया है। फ्रॉम द डिविजन्स, रीजन्स एंड सर्कल्स इन द फील्ड टू पार्सल डायरेक्टोरेट टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव मेल एंड पार्सल ऑपरेशन, ताकि पार्सल ऑपरेशन या पार्सल संचालन को अच्छे से मॉनिटर किया जा सके और मेल इम्प्रूव की जा सके। स्ट्रेटेजिक अलायंस इन ई कॉमर्स, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग ई कॉमर्स विक्रेताओं के साथ विभाग ने समझौते किए हैं, जैसे अमेजोन इत्यादि के साथ।
उसके बाद है इंटरनेशनल मेल सर्विसेज के बारे में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें, इसमें आ जाता है इंटरनेशनल ईएमएस सर्विस, अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस सेवा क्या है, तो इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भी कहा जाता है। ईएमएस इज द प्रीमियम सर्विस अमंग द इंटरनेशनल ऑफरिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग की जो इंटरनेशनल सर्विसेज हैं उसमें आपको एक इंटरनेशनल ईएमएस सर्विस दी जाती है जिसे इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट कहा जाता है। और ये जो सेवा है वर्तमान में 106 देशों के साथ उपलब्ध है। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस इज स्पेशली डिजाइन टू कैटर टू नीड ऑफ ई कॉमर्स सेक्टर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड एक्सपोर्ट्स। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए ई कॉमर्स सेक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2 किलोग्राम तक का सामान भेजा जाता है और करंटली ये जो सर्विस है 41 सिटीज़ के साथ 41 कंट्रीज के साथ 41 देशों के साथ उपलब्ध है। उसी तरह से लेटर पोस्ट की बात करें, इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स इट्स लेटर मेल सर्विसेज फॉर 215 कंट्रीज एंड डेस्टिनेशन। भारतीय डाक विभाग 215 देशों के साथ लेटर मेल सर्विसेज उपलब्ध करवाता है। तो जो आइटम्स हैं लेटर पोस्ट में वो क्या क्या आ जाती हैं, इसमें लेटर आते हैं, एरोग्राम है, पोस्ट कार्ड है, प्रिंटेड पेपर है। प्रिंटेड पेपर में आपकी बुक्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आ जाते हैं जिन्हें 2 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर है जिन्हें 7 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं, और एम बैग या वल्क बैग जिन्हें 30 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें एरोग्राम की, तो एरोग्राम क्या होती है, एक शीट होती है जिसे फोल्ड किया जाता है और गोंद लगाकर भेज दिया जाता है। और एरोग्राम जो होते हैं विशेष रूप से इन्हें हवाई प्रसारण के लिए ही तैयार किया जाता है। सतह डाक में इसकी कोई भी संबंधित या समकक्ष श्रेणी नहीं होती है। फिर भी अगर आप एरोग्राम को सरफेस रूट के माध्यम से भेजते हैं तो इसे पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट मैसेजेस रिटन ऑन अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के ऊपर एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजा जाता है, ठीक है, और इसको बाय एयर भी ट्रांसमिट किया जाता है जहाँ पे ऐसा अवेलेबल हो, और बाकी इसको सरफेस ट्रांसमिशन भी दिया जाता है। और प्राइवेट आप कह सकते हैं निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड्स का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये विभाग द्वारा बनाए गए पोस्ट कार्ड के मटेरियल की तरह होने चाहिए। क्या ऐसे पोस्ट कार्ड जिन्हें डाक विभाग जारी करता है वो पोस्ट कार्ड जिस तरह के मटेरियल के होते हैं, निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड भी उसी तरह के मटेरियल के बने होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट कोरस्पॉन्ड्स टू बुक पोस्ट सर्विस इन इनलैंड पोस्ट। जैसे हमारे पास फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर सर्विस है, उसके समकक्ष श्रेणी कौन सी, अंतर्देशीय डाक में बुक पैकेट सर्विस या वर्तमान में इसे बुक पोस्ट सर्विस कहा जाता है। तो जिस तरह से हमारे पास अंतर्देशीय डाक में बुक पोस्ट सर्विस है उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर सर्विस होती है। और प्रिंटेड पेपर सर्विस की 2 कैटेगरीज हैं, एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर आ जाते हैं, दूसरे न्यूज़पेपर आ जाते हैं। फिर एम बैग की बात करते हैं। एम बैग या वल्क बैग जिन्हें कहा जाता है, तो ये स्पेशल बैग होते हैं जिसमें न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, बुक्स या अदर प्रिंटेड पेपर होते हैं जो कि सेम एड्रेस के ऊपर सेम एड्रेसी के लिए फॉरेन कंट्रीज़ को भेजे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड आ जाते हैं। तो लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड की बात करें तो इनमें भी क्या होता है, इनमें भी कुछ भी डाल के भेज सकते हैं, पीरियोडिकल्स हैं, बुक्स हैं या प्लेट्स हैं, लेकिन ये ब्रेल लिपि में छपी होनी चाहिए और सिर्फ नेत्रहीनों के उपयोग के लिए इन्हें भेजा जाएगा। फिर साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, उन्हें भी लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड के रूप में भेजा जा सकता है, लेकिन किसी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को ये संबोधित होने चाहिए या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्हें भेजा गया होना चाहिए। और ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें डायरेक्टर जनरल के सर्कुलर्स या पोस्टल नोटिस में पब्लिश किया जाता है। फिर उसके बाद है आइटम्स कंटेनिंग गुड्स। ऐसी आइटम्स जिनमें कोई सामान भेजते हैं, जैसे स्मॉल पैकेट है, 2 किलोग्राम तक आप इनको भेज सकते हैं। तो इनमें आप कोई भी गिफ्ट भेज सकते हैं, सेलेबल वैल्यू की कोई आइटम है, सैम्पल्स ऑफ मर्चेंडाइज हैं, इन सबको ट्रांसमिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल पैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल पार्सल सर्विस की बात करें, इंटरनेशनल पार्सल सर्विस इज अ डेडिकेटेड सर्विस फॉर कॉरपोरेट एंड रिटेल कस्टमर। तो इंटरनेशनल पार्सल सर्विस एक डेडिकेटेड सर्विस है कॉरपोरेट और रिटेल कस्टमर्स के लिए। तो ये लगभग 191 डेस्टिनेशन कंट्रीज़ के साथ उपलब्ध है।
recent initiatives in 2024 and 2025 2024 और 25 में इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज के संबंध में कौन से इनिशिएटिव या कौन सी नई पहलें की गई। डाकघर निर्यात केंद्र्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट कमर्शियल एक्सपोर्ट थ्रू पोस्टल चैनल। डाक चैनल के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। डीएनके की फुल फॉर्म क्या आएगी, डाकघर निर्यात केंद्र, ये भी पूछी गई है। डाक चैनल के माध्यम से जो वाणिज्यिक निर्यात है उसको बढ़ावा देने के लिए डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं। इट फैसिलिटेट्स ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अब ये जो रिसेंट इनिशिएटिव है, इनकी जो डाकघर निर्यात केंद्र है, किस चीज़ की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट विच इज मैंडेटरी फॉर कमर्शियल एक्सपोर्ट एंड सेल्फ बुकिंग ऑफ कमर्शियल आइटम्स विद जनरेशन ऑफ लेबल्स हैविंग डायनेमिक बारकोड एंड इनवॉइस थ्रू दी डीएनके पोर्टल। तो ये जो निर्यात के डाक बिल हैं उनकी ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा आपको उपलब्ध करवाते हैं। अब ये जो आपके बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, वाणिज्यिक निर्यात और वाणिज्यिक वस्तुओं की आप खुद बुकिंग करते हैं तो उसके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। और साथ ही में डीएनके पोर्टल के माध्यम से गतिशील बारकोड, इनके जो बारकोड इत्यादि आर्टिकल्स के ऊपर चिपकाए जाते हैं या चालान वाले लेबल तैयार भी इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। The staff of डाकघर निर्यात केंद्र्स हैंड होल्ड द एक्सपोर्टर्स एंड गाइड्स द डॉक्यूमेंटेशन, पैकेजिंग, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट। डाकघर निर्यात केंद्रों के कर्मचारी निर्यातकों की मदद करते हैं, यानी कि जो भी सामान को एक्सपोर्ट करते हैं उनकी हेल्प करते हैं। किस चीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन में, पैकेजिंग में, उनको प्रोहिबिशंस के बारे में बताना है या निर्यात के लिए अन्य आवश्यकताएँ क्या हैं, उन सारी चीज़ों में मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज ऑथराइज्ड 1013 डाकघर निर्यात केंद्र अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल अक्रॉस द कंट्री बाय 31 अक्टूबर 2024। आगे चलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स की। मैगजीन पोस्ट, मैगजीन पोस्ट क्या चीज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड मैगजीन पोस्ट ऑन 1 अप्रैल 2022। 1/4/2022 को डाक विभाग ने मैगजीन पोस्ट को लॉन्च किया टू प्रोवाइड ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ मैगजीन, ताकि मैगजीन की डिलीवरी के लिए ट्रैक और ट्रेस सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सके। मैगजीन पोस्ट हैज़ एड्रेस्ड टू ऑल कंसर्न ऑफ पब्लिश related to track and trace. The booking facility is available at one location each circle. प्रत्येक सर्कल में एक लोकेशन के ऊपर आपको मैगजीन पोस्ट के लिए बुकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। अब इसमें आपको क्या क्या फीचर्स हैं, स्कैनिंग एट एवरी स्टेज फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी, मैगजीन की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक प्रत्येक स्टेज के ऊपर इसकी स्कैनिंग होगी। एसएमएस अलर्ट्स टू बोथ सेंडर और एड्रेसी, सेंडर और एड्रेसी दोनों के लिए एसएमएस अलर्ट आएंगे। ट्रैक और ट्रेस फैसिलिटी मिल जाएगी और पीएमए के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। फिर है हमारे पास डायरेक्ट पोस्ट के बारे में। तो डायरेक्ट पोस्ट क्या है ये हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वीडियो डाली है उसमें देखना है। मीडिया पोस्ट क्या चीज़ होती है उसके बारे में भी हम कर चुके हैं। कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उनके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने में हेल्प करता है डाक विभाग मीडिया पोस्ट के माध्यम से। फिर है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के बारे में। इट हैज़ बीन म्यूचुअली डिसाइडेड बाय डीओपी एंड Ministry of External Affairs to open a post office passport seva kendra in each Lok Sabha constituency. As on 31st December 2024, 442 post office passport seva kendra have been operationalized. डीओपी और विदेश मंत्रालय द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया और 31/12/2024 तक टोटल 442 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू हो चुके हैं और 2024-25 में 8 ये नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हुए हैं। उसी तरह से आधार पोस्ट ऑफिस आधार अपडेशन एंड एनरोलमेंट सेंटर्स भी हैं, तो ये भी आपने पढ़ लेने हैं। 2 तरह की सेवाएं पोस्ट ऑफिस आधार सेंटर्स में उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे इसमें आधार एनरोलमेंट आ जाएगा, फिर आधार अपडेशन आ जाएगा। ठीक है, आधार एनरोलमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर होता है डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का। आधार अपडेशन की बात करें, इसमें मैंडेटरी बायोमेट्रिक है, जैसे अपडेट ऑफ डिटेल्स इन आधार इज मैंडेटरी वंस इन 10 ईयर्स, अनिवार्य अद्यतन
अपडेशन की बात करें तो आधार में विवरण का अद्यतन 10 वर्ष यानी कि अपडेशन 10 वर्षों में एक बार अनिवार्य हो जाती है। फिर डेमोग्राफिक अपडेशन हो सकती है, जैसे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों का डेमोग्राफिक, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक अपडेशन। सिर्फ डेमोग्राफिक अगर कैप्चर करना हो, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर करना हो तो आधार एनरोलमेंट में, अगर अपडेट करनी है कोई चीज़ तो आधार अपडेशन में आएगी। फिर बायोमेट्रिक अपडेशन है, जैसे फेशियल इमेज है, 10 फिंगरप्रिंट है, आइरिस है, तो इनको भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपडेट किया जाता है और ये भी आधार अपडेशन में आता है। इंडिया पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, NMOU, MOU क्या हो जाएगा आपके पास, Memorandum of Understanding was signed between Department of Post and Ministry of Railways on 31/7/2007 to extend the facility of railway ticket reservation through the network of post offices across the country। तो डाक विभाग और रेल मंत्रालय के बीच का आपसी समझौता है इंडिया पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम 31/7/2007 को देश भर में डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से रेलवे टिकट आरक्षण की सुविधा का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और वर्तमान में कितने इंडियन IPPRS हैं, तो इसका हमारे पास क्या होगा, 316 है। इंडिया पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम सेंटर्स की बात करें 316 है। फिर इसके बाद रिटेल पोस्ट के बारे में आ जाता है, तो रिटेल पोस्ट को वन स्टॉप शॉप भी कहा जाता है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों के आसपास के क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें गंगा जल सर्विस आ जाएगी, ठीक है, तो ये आपने कर लेना। सृजन गोल्ड बॉन्ड है, वो भी बेचे जाते हैं। और हर घर तिरंगा कैंपेन, ठीक है, वो भी रिटेल पोस्ट के माध्यम से, ठीक है, लोगों को झंडे पहुंचाएंगे। फिर आगे चलते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों का भौतिक सत्यापन। एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑन 20th of August 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है। 20/8/2024 को डाक विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बीच प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। This verification will facilitate the adjustment of government subsidy to the loan account of beneficiaries under the Prime Minister's Employment Generation Program. Proof of concept has been completed successfully and Pan India rollout started on 20th of August 2024 in a phased manner. As of 31st of December 2014, 20,162 PMEGP units have been verified। 20/8/2024 को डाक विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के बीच में क्या हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस सत्यापन से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के ऋण खाते में सरकारी सब्सिडी के समायोजन की सुविधा होगी। अवधारण का प्रमाण सफलतापूर्वक पूरा हो गया और 20 अगस्त 2024 को चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में रोल आउट शुरू हो गया है। फिर उसके बाद है KYC, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कलेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैव बीन साइंड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर डाक विभाग और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ एंड बिटवीन डिपार्टमेंट पोस्ट एंड दी स्पेसिफाइड अंडरस्टैंडिंग द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉर द डोर टू डोर कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। डाक विभाग और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बीच तथा डाक विभाग और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम के बीच म्यूचुअल फंड निवेशकों से KYC दस्तावेजों के डोर टू डोर संग्रह और सत्यापन के लिए एक समझौता हस्ताक्षर हुआ और 31/12/2024 तक लगभग 4,01,000 KYC सत्यापन पूरे हो चुके हैं।
तो जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके जो म्यूचुअल फंड है यूटीआई वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बेचे जाते हैं, तो उनके जो केवाईसी इत्यादि हैं उनको अपडेट करने के लिए पोस्ट ऑफिस के साथ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए थे। फिर है ई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, ई पोस्ट के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ई पेमेंट के बारे में हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जिसकी शुरुआत 2008 में हुई उसके बारे में कर चुके हैं। फिर उसके बाद है पोस्ट ऑफिस कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में। अब पोस्ट ऑफिस के जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, दी CSC सर्विसेज थ्रू पोस्ट ऑफिसेज कमेंस्ड एज पायलट इन मई 2020 विद 22 पोस्ट ऑफिसेज फ्रॉम 11 सर्कल्स। डाकघरों के माध्यम से CSC सेवाएं मई 2020 में 11 सर्किलों के 22 डाकघरों के साथ पायलट के रूप में शुरू हुई। डाकघर काउंटरों से दी जाने वाली CSC सर्विसेज की बात करें, इनको आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू पोस्ट ऑफिसेज इन टाई अप विद CSC SPV आर टर्मिनेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 28 ऑफ मई 2025। 28/5/2025 से CSC SPV के साथ गठजोड़ में डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं 28/5/2025 से समाप्त की जा चुकी हैं, अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिलैटली के बारे में। Philately is the hobby of collecting stamps as well as the study of postal history and other philatelic items। तो फिलैटली क्या है? डाक टिकटों को इकट्ठा करना, डाक टिकटों के बारे में अध्ययन करना या पोस्टल हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने का शौक है। इट इज़ मोड ऑफ कमेमोरेटिंग, सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग नेशनल हेरिटेज, कल्चर, इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज़। तो ये जो हमारे पास फिलैटली है, राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति, घटनाओं और व्यक्तित्वों को स्मरण करने, मनाने और बढ़ावा देने का एक तरीका है। Philately helps to promote art, architecture, craft, heritage of our nation along with achievements in the fields of science, technology, defense and cinema। तो फिलैटली के बारे में हम कर चुके हैं। फिलैटली किस चीज़ को प्रमोट करता है? आपके पास कोई भी हेरिटेज, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस या सिनेमा में कोई पर्सनैलिटी है जिसको याद रखा जाना है, जिसको कमेमोरेट किया जाना हो, उसके लिए ये स्टैम्प्स इत्यादि या फिलैटली के प्रोडक्ट जारी किए जाते हैं। फिलैटली के एक्टिविटीज़ में आपने कर लेना है क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिलीज ऑफ स्टैम्प्स की बात करें, कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स, कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन 43 इशूज़, 43 इशूज़ के ऊपर कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जारी की गई। कमेमोरेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय वेरियस पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ओकेजन्स, इंस्टीट्यूशंस, अचीवमेंट्स एंड जॉइंट इशू with friendly nations। Some of the significant commemorations were Bharat, the mother of democracy। फिर उसके ओलंपिक पेरिस 2024। फिर उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 75 years डायमंड जुबली ऑफ राजभाषा एंड 150th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ। तो ये सारी चीज़ों को कमेमोरेट करने के लिए कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जारी की गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमेमोरेटिंग द हिस्टोरिक श्री राम जन्मभूमि टेम्पल consecration ceremony। A set of 6 commemorative postal stamps were also released on 18th of January 2024 by Honorable Prime Minister of India। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर की अभिषेक समारोह की याद में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18/1/2024 को 6 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया गया। तो ये पूछा गया कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए गए थे श्री राम जन्मभूमि टेम्पल के ऊपर। फिर उसके बाद है कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प्स की बात करें तो कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प शीट्स क्या होती हैं? कोई भी आपकी पर्सनलाइज्ड शीट है पोस्टल स्टैम्प्स की, उसको कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प शीट कहा जाता है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर है फिलैटलिक एग्जीबिशन की डाक टिकट प्रदर्शनी। Philatelic exhibitions bring together stamp collectors and provide them with a platform to showcase their collections. डाक टिकट प्रदर्शनी डाक टिकट संग्रहकर्ताओं को एक साथ लाती है और उन्हें अपने संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है. These exhibitions provide an opportunity to the philatelic community for meaningful exchange of ideas. ये प्रदर्शनियाँ डाक टिकट संग्रह समुदाय को विचारों के सार्थक आदान प्रदान का अवसर प्रदान करती हैं. 2 स्टेट लेवल फिलैटलिक एग्जीबिशंस वर ऑर्गेनाइज्ड. 2 स्टेट लेवल फिलैटलिक एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज किया गया कर्नाटका में 5 से 8 जनवरी 2024 और बिहार में 28 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक. फिर उसके बाद है दीनदयाल स्पर्श योजना. इसके बारे में हमें पता है 6ठी से 9वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है. 2.5 अक्षर लेटर राइटिंग कंपटीशन की बात करें. 2.5 अक्षर इज अ नेशनल लेवल लेटर राइटिंग कंपटीशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017-18. 2.5 अक्षर एक राष्ट्रीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिता है जिसमें 2017-18 को शुरू किया गया था. मिशन कर्मयोगी एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. मिशन कर्मयोगी में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम. भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए कार्यों में दक्षता लाने, उन्हें कर्मचारी से कर्मयोगी में बदलने के उद्देश्य से संकल्पित किया गया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री का विजन है. और इसमें अगर हम बात करें डाक विभाग की, तो डाक विभाग के लिए क्या आता है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट मिशन कर्मयोगी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस लॉन्च्ड एन इन हाउस डेवलप्ड डाक कर्मयोगी लर्निंग पोर्टल ऑन 28 जून 2022. डाक विभाग में मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए संचार मंत्री और संचार राज्य मंत्री ने 28 जून 2022 को एक इन हाउस विकसित डाक कर्मयोगी लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया है. ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो विभाग के पास अच्छी तरह से स्थापित प्रशिक्षण अवसंरचना है. गाजियाबाद स्थित रफ़ी अहमद किडवाई राष्ट्रीय डाक अकेडमी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उच्च प्रबंधकीय संवर्गों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है. और यहाँ पे क्या करता है, यह भारतीय डाक सेवा के ग्रुप ए अधिकारियों और डाक विभाग के ग्रुप बी अधिकारियों को प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है. पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें, टोटल 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं. कहाँ पे, दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरई, मैसूर, सहारनपुर और बड़ोदरा, विच हैव बीन सेट अप फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू इंस्पेक्टोरियल कैडर एंड ऑपरेटिव स्टाफ. डाक प्रशिक्षण केंद्र की बात करें 6 हैं, दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरई, मैसूर, सहारनपुर और वडोदरा. ये 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं जो निरीक्षक संवर्गों, इनके इंस्पेक्टर इत्यादि और परिचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए. इनके पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है. फिर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं. 4 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन भुवनेश्वर उड़ीसा, दिल्ली, नासिक महाराष्ट्र एंड हुबली कर्नाटका टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पोस्टल ऑपरेशनल स्टाफ. डाक के पोस्टल जो ऑपरेशनल स्टाफ है, आप कह सकते हैं डाक परिचालन कर्मचारी हैं, जो डाक पोस्टल संचालन का काम करते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए 4 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हैं. कहाँ पे, भुवनेश्वर, दिल्ली, नासिक महाराष्ट्र और हुबली में. फिर कुछ जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं. देयर आर 6 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स इन दी पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस. पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस में 6 जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ में, विच हैव बीन सेट अप टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस. जिन्हें पोस्टल अकाउंट ऑफिस के स्टाफ और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करने के लिए स्थापित किया गया है. वर्क प्लेस ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें, देयर आर 485 वर्क प्लेस ट्रेनिंग सेंटर्स लोकेटेड इन फील्ड फॉर ensuring
ट्रेनिंग डिलीवरी विद मिनिमम डिसलोकेशन ऑफ ट्रेनीज फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। कार्यस्थल प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षुओं को उनके कार्यस्थल से न्यूनतम विस्थापन, यानी कि उनके कार्यस्थल से बहुत ज़्यादा दूर उनको प्रशिक्षण के लिए ना जाना पड़े, इसके लिए क्षेत्र में 485 कार्यस्थल प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। फिर उसके बाद है विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सतर्कता प्रशासन और धन शोधन निरोधक। विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ फुल फ्लैश्ड विजिलेंस सेटअप हेडेड बाई सीनियर डायरेक्टर जनरल विजिलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डाक विभाग में वरिष्ठ उप महानिदेशक सतर्कता की अध्यक्षता में एक पूर्ण सतर्कता व्यवस्था है। हु आल्सो एक्ट्स एज चीफ विजिलेंस ऑफिसर, और ये जो सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल है चीफ विजिलेंस ऑफिसर के लिए विभाग के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में भी काम करता है। द चीफ विजिलेंस ऑफिसर एक्ट्स एज एडवाइजर टू सेक्रेटरी पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए एडवाइजर के रूप में भी काम ये करता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, एट द डायरेक्टोरेट लेवल member technology has been appointed as designated director for Department of Post and is responsible for implementing all the compliance related activities within the Department of Post। निदेशालय स्तर पर सदस्य टेक्नोलॉजी को डाक विभाग के लिए नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और वह डाक विभाग के भीतर सभी अनुपालन संबंधी गतिविधियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हम कर लेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। आगे है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एट द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में भारत। इंडिया इज़ दी वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ यूपीयू, जो भारत जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में बहुत पहले से जुड़ा हुआ एक सदस्य है। अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट बर्न स्विट्जरलैंड, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। The union is responsible for ensuring efficient operation of international postal services throughout the world। संघ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो मेन बॉडीज़ या निकाय हैं उनकी बात करें, इसमें कांग्रेस आती है, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल और इंटरनेशनल ब्यूरो, ये सारे इसमें शामिल हैं। कांग्रेस इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ यूपीयू, कांग्रेस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सुप्रीम बॉडी या फिर सबसे उच्चतम निकाय है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज एंड मीट्स एवरी 4 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका सुप्रीम है यानी कि कांग्रेस है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और प्रत्येक कार्यचक्र के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन गतिविधियों के लिए रोड मैप को परिभाषित करने और अपनाने के लिए हर 4 साल में एक बार बैठक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्क ऑफ कांग्रेस इज कैरीड आउट थ्रू डिफरेंट कमेटीज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज। कांग्रेस का काम सदस्य देशों से बनी विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं, इंडिया इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल। भारत प्रशासन परिषद और डाक परिचालन परिषद का निर्वाचित सदस्य है। दीज 2 काउंसिल्स प्रोवाइड continuity to work of the union through its committees between the Congress to implement the Universal Postal Union strategy adopted by the Congress for the next 4 years। तो ये दोनों परिषदें, कौन सी दोनों परिषदें, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, ये दोनों परिषदें कांग्रेस द्वारा अगले 4 वर्षों के लिए अपनाई गई यूपीयू रणनीति को लागू करने के लिए कांग्रेस के बीच अपनी समितियों के माध्यम से संघ के काम को निरंतरता प्रदान करती है। इन दी करंट साइकिल इंडिया इज को चेयर अलोंग विद वियतनाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान चक्र में भारत डाक परिचालन परिषद की समिति
का वियतनाम के साथ सह अध्यक्ष है। ठीक है, भारत जो है वो क्या है, भारत डाक परिचालन परिषद की समिति 4 का वियतनाम के साथ सह अध्यक्ष है। इंडिया इज आल्सो चेयर द एक्सपर्ट टीम क्रिएटेड बाय पीओसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्लान फॉर द 28th ऑफ यूपीयू कांग्रेस साइकिल 2026 to 2029। भारत 28वें यूपीयू कांग्रेस चक्कर के लिए एकीकृत सेवा गुणवत्ता योजना के विकास के लिए पीओसी द्वारा बनाई गई विशेष टीम का अध्यक्ष भी है। याद कर लेना, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है जिसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं। इट एम्स टू फैसिलिटेट द पोस्टल एक्सचेंज इन द रीजन एंड टू प्रमोट कॉर्पोरेशन इन पोस्टल सर्विस ऑफ मेंबर कंट्रीज। इसका उद्देश्य क्षेत्र में डाक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, सदस्य देशों की डाक सेवाओं में सहयोग करना है। विनय प्रकाश सिंह होल्ड्स द एस्टीम्ड पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत संघ के महासचिव के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हैं। ही वाज इलेक्टेड टू दिस प्रेस्टिजियस रोल ड्यूरिंग द एपीपीयू कांग्रेस कन्वेंड इन बैंकॉक इन 2022। 2022 में बैंकॉक में आयोजित एपीपीयू कांग्रेस के दौरान इस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए डॉक्टर विनय प्रकाश को चुना गया है। आगे चलते हैं, QFS बोर्ड मीटिंग इन इंडिया। भारत में QFS, इसकी फुल फॉर्म अभी करेंगे हम। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होस्टेड द 86th मीटिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विस फंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस फंड बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फ्रॉम 29th ऑफ जनवरी टू 1st फरवरी 2024। डाक विभाग ने 29 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सेवा गुणवत्ता कोष बोर्ड की 86वीं बैठक की मेजबानी की है। इंडिया इज आल्सो अमंग द 11 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोर्ड, और भारत जो इसके 11 मेंबर हैं उनमें भी एक चुना हुआ सदस्य है। इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट, भारत अफ्रीका डाक नेता बैठक। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट फ्रॉम 21st to 25th June 2024 at मुंबई, दिल्ली एंड आगरा with the objective of sharing India's service delivery model throughout post offices with the countries in Africa and strengthening a relationship with the postal administration of Africa। भारत ने 21 जून से लेकर 25 जून 2024 तक मुंबई, दिल्ली और आगरा में पहली बार भारत अफ्रीका डाक नेता बैठक आयोजित की, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ डाकघरों के माध्यम से भारत के सेवा वितरण मॉडल को साझा करना और अफ्रीका के डाक प्रशासन के साथ संबंधों को मजबूत करना था। फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0। अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 ऑल द पोस्ट ऑफिसेस वर कंप्यूटराइज्ड एंड डिजिटलाइज्ड विद इंट्रोडक्शन ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन टू फैसिलिटेट कस्टमर्स टू डू ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 के तहत क्या किया गया, जितने भी डाकघर थे उनका कंप्यूटराइजेशन किया गया, डिजिटलाइजेशन किया गया। इसके साथ कोर बैंकिंग सर्विसेज, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन भी उपलब्ध करवाए गए ताकि कस्टमर किसी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लेन देन कर सकें। फर्दर टू कैटर रूरल पॉपुलेशन, और इसके साथ ग्रामीण आबादी की ज़रूरतों के लिए स्मार्ट हैंड हेल्ड डिवाइसेस कॉल्ड नेमली दर्पण डिवाइसेस वर सप्लाई टू ऑल ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज। और इसी के तहत आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0 के तहत ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज को हैंड हेल्ड डिवाइसेस, इन्हें दर्पण डिवाइसेस भी कहा जाता था, वो भी उपलब्ध करवाई गई। To continue and capitalize the gain of IT 1.0 further, IT modernization project 2.0 has been approved by the cabinet on 1st February 2022 with an outlay of 5,785 crore for a period of 8 years from 2022-23 to 2029-30। तो IT 1.0 के लाभों को जारी रखने और पूंजीकरण करने के लिए IT आधुनिकीकरण योजना 2.0 को 1/2/2022 को कैबिनेट द्वारा 2022-23 से 2029-30 के लिए 8 वर्षों की अवधि के लिए 5,785 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ
अनुमोदित किया है। ठीक है, ये पढ़ लेना है। आईटी मॉडर्नाइजेशन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद है रीसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में। द स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जिसे स्पैरो कहा जाता है। स्पैरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर IPOs ग्रुप ए एंड MMS ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर द अपार्स फॉर द पीरियड 2019 to 20। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली को डाक विभाग के IPO ग्रुप ए, MMS ग्रुप ए अधिकारियों के लिए 19-20 की अवधि के लिए APAR के लिए लागू किया गया था। फिर 2021-22 में स्पैरो को क्या किया गया? IPO ऑफिसर्स जो डेपुटेशन पे हैं उनके लिए भी बढ़ाया गया। और फिर उसके बाद वर्तमान में स्पैरो जो है सभी ग्रुप बी ऑफिसर्स, IPAS PPS ग्रुप बी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सभी अधिकारियों के लिए इसे लागू किया गया है। फिर उसके बाद स्टाफ वेलफेयर। The Postal Services Staff Welfare Board has been set up at the central level to oversee all welfare related activities including promotion of sports and cultural activities for the employees of department। डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड की स्थापना केंद्रीय स्तर पर की गई है, जिसका उद्देश्य विभाग के कर्मचारियों के लिए खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित सभी कल्याण संबंधी गतिविधियों की देखरेख करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इज चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। स्टाफ वेलफेयर बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। और सर्किल वेलफेयर बोर्ड टू एट द सर्किल लेवल देयर बीइंग 23 सर्किल्स इन ऑल। संचार मंत्री जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मंडल स्तर पर मंडल कल्याण बोर्ड भी है, यानी कि कुल 23 मंडल कल्याण बोर्ड है। बोर्ड रिसीव्स ग्रांट्स इन एड फॉर वेलफेयर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बोर्ड को भारत की संचित निधि से कल्याण के लिए अनुदान प्राप्त होता है। वेलफेयर मेजर्स फॉर इंडियन फॉर पोस्टल स्टाफ इन आर्मी पोस्टल सर्विसेज। सेना डाक सेवा में जो डाकघर के कर्मचारी हैं उनके लिए भी कल्याणकारी उपाय हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेट्स द फील्ड सर्विसेज। ठीक है, तो डाक विभाग क्या करता है? फील्ड सर्विसेज, ठीक है, उपलब्ध करवाता है। विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ वेलफेयर मेजर एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टाफ हु इज ऑन डेपुटेशन टू आर्मी पोस्टल सर्विस। डाक विभाग फील्ड सेवा परोपकारी निधि का संचालन भी करता है, जिसे विशेष रूप से सेना डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में शुरू किया गया है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी, ये आपने पढ़ लेना है। और उसी तरह से अवेयरनेस एंड आउटरीच, इसमें भी इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन आपने फिर भी एक बार इनकी तरफ नज़र ज़रूर मार लेनी है। तो एनुअल रिपोर्ट में जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी सारी इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश किया। जल्दी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम डालेंगे। आपने जस्ट इसको मोटी मोटी एक नज़र मार लेनी है। कुछ नई चीज़ की शुरुआत हुई है उसकी डेट आपने याद कर लेनी है, कोई नई चीज़ शुरू हुई है उसके बारे में, या कौन सी चीज़ों की मेज़बानी भारत ने वर्ष 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में किया, तो वो चीज़ों के ऊपर आपने एक बार अच्छे से नज़र मार लेनी है। उन चीज़ों को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर से कवर करेंगे, लेकिन थ्योरी आप पढ़ेंगे तभी वो आपको समझ आएंगी। तो इसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे वो आपने याद कर लेने हैं। और इसी तरह से आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कुछ और एनुअल रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट था जो हमने छोड़ दिया, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम उस चीज़ को कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। MTS पोस्टमैन या PA की तैयारी करनी है, बुक्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक बहुत ही आपकी शानदार बुक, क्वेश्चन बुक, इसमें जितने भी आपके MTS पोस्टमैन या PA के सिलेबस के टॉपिक्स हैं सबको कवर किया है। सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तैयारी आपकी नेक्स्ट लेवल की इस बुक के साथ हो जाएगी। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं या थ्योरी वाली बुक्स भी अवेलेबल हैं। क्लासेस में अगर आपने जुड़ना है तो भी आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे, मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। धन्यवाद।